नमस्कार वाला भाइयों बहनों। टाटा हाई सेकंडरी અને સેકન્ડરી હિન્દી મુખ્ય પરીક્ષાની તૈયારી કરતા તમામ ભાઈઓ બહેનોનું ગોળીકે પ્રવીણભાઈ હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। ભાઈઓ બહેનો, આપ સૌ જાણો છો કે પદ્ધતિશાસ્ત્ર જે 25 માર્કનું પૂછાવાનું છે તેના માટે આપણે લોંગ પ્રશ્નો એના ઉત્તરોની ચર્ચા છે કરી ચૂક્યા છીએ। ત્યારબાદ ઘણા બધા ભાઈઓ બહેનોની વારંવાર કોમેન્ટ હતી કે 1-2 માર્કના નાના પ્રશ્નો આવે અને તે કેવા હોય છે, તેવા લઘુ ઉત્તરવાળા પ્રશ્નોની વિડીયો છે બનાવો। તો એ બધી બાબતો યાદ રાખી અને આજે પદ્ધતિશાસ્ત્ર માટે 1-2 માર્કમાં પૂછાઈ શકે તેવા પ્રશ્નોની ચર્ચા છે આપણે કરવાની છે। પદ્ધતિશાસ્ત્રમાંથી બની શકે એટલે તમામ લઘુ ઉત્તરના પ્રશ્નો છે અહીં મૂકવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે। સાથે સાથે આ પદ્ધતિશાસ્ત્રની પીડીએફ પણ જો જોતી હોય તો તમને મળી રહેશે। તમે સૌ જાણો છો કે કઈ રીતને મળે છે, છતાં ફરીવાર એક આપણે યાદી લઈ લઈએ। આ તમે જોઈ રહ્યા છો એમ ટાટ સેકન્ડરી અને હાઈ સેકન્ડરી બંને માટે ધોરણ 11 અને ધોરણ 12 બંને વિષય વસ્તુ હિન્દી પદ્ધતિશાસ્ત્ર અને પ્રયોજનમૂલક હિન્દી આ બધાથી 349 રૂપિયાની કોમ્બો ઓફર છે। આ રીતે સેકન્ડરી માટે પણ 299ની અંદર તમને એમાં હિન્દી પદ્ધતિશાસ્ત્ર અને ધોરણ 9 અને 10નો વિષય વસ્તુ છે મળી રહેશે। અહીં જે તમને નંબર દેખાય છે વોટ્સએપ નંબરમાં તમારે સંપર્ક કરવાનો છે અને એ વોટ્સએપ દ્વારા આની એક QR કોડ મોકલવામાં આવશે અને તેની ફી પે કર્યા બાદ તમારા વોટ્સએપમાં PDF રૂપે મળી જશે। તો આ વાત હતી પીડીએફની। હવે જોઈએ આપણે આ ટૂંકા प्रश्नों કેવા છે તેની चर्चा। हिंदी व्याकरण और शिक्षण पद्धतियों से संबंधित लघु प्रश्न और उनके उत्तर। इसमें पहला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण की 2 मुख्य पद्धतियां कौन सी है? इसका उत्तर है, व्याकरण शिक्षण की 2 मुख्य पद्धतियां आगमन पद्धति और निगमन पद्धति है। दूसरा प्रश्न, सूत्र पद्धति का मूल स्रोत क्या है? तो सूत्र पद्धति प्रणाली मूल रूप से संस्कृत से हिंदी में आई है, जहां नियमों को सूत्रों के रूप में याद करवाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, आगमन पद्धति का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो उसका उत्तर, इस पद्धति में पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और उनके आधार पर छात्र स्वयं नियम या निष्कर्ष निकालते हैं। ત્યારબાદ ચોથો પ્રશ્ન છે એની ચર્ચા કરીએ આપણે। भाषा संसर्ग पद्धति किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, इस पद्धति में व्याकरण की अलग से शिक्षा न देकर भाषा के शुद्ध और उच्च कोटि के ग्रंथों के पठन के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान सहज रूप से दिया जाता है। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે પાંચમો, वाक्यम रसात्मक काव्यम अहकाव्य की परिभाषा किस आचार्य ने दी? तो यह परिभाषा आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में दी है। प्राथमिक कक्षाओं के लिए कविता शिक्षण की सबसे श्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है? तो प्राथमिक कक्षाओं के लिए गीत तथा अभिनय प्रणाली सबसे श्रेष्ठ मानी है। खंडियान्वी प्रणाली को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? तो खंडियान्वी प्रणाली को प्रश्नोत्तर प्रणाली भी कहा जाता है। ત્યારબાદ આઠમો પ્રશ્ન જોઈએ, काव्य की आत्मा किसे माना गया है? उत्तर, आचार्य विश्वनाथ और अन्य विद्वानों के अनुसार रस को काव्य की आत्मा माना गया है। 9, लेखन कौशल्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लेखन कौशल्य का मुख्य उद्देश्य छात्रों को अपने विचारों और अनुभवों को आत्म अभिव्यक्ति के लिए लिपिबद्ध करने में सक्षम बनाना है। 10वां प्रश्न, अनुकरण पद्धति में बालक लिखना कैसे सीखता है? उत्तर, इस पद्धति में बालक शिक्षक द्वारा स्लेट या शामपट पर लिखे अक्षरों को देखकर उनका अनुकरण करते हुए लिखना सीखता है। 11वां है, श्रुत लेखन का क्या अर्थ है? उत्तर, श्रुत लेखन का अर्थ है सुनकर लिखना, जिसमें शिक्षक बोलता है और छात्र सुनकर शुद्धता के साथ लिखता है। ત્યારબાદ 12वां प्रश्न જોઈએ, लिखना सिखाने की मॉन्टेसरी पद्धति में किन इंद्रियों का उपयोग होता है? इस पद्धति में बालक लकड़ी या दफ्ती से अक्षरों पर उंगलियां फेरकर और उन्हें देखकर लिखना सीखता है। वाक्य पूरा होने पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? उत्तर, वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। 14,
वांचन का मुख्य अर्थ क्या है? तो वांचन का अर्थ लिखित या मुद्रित संकेतों लिपि को पहचान कर उनके अर्थ को ग्रहण करना है। 15वां प्रश्न है, वांचन के मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो वांचन के मुख्य दो प्रकार, स्वस्वर वांचन और मौन वांचन। ત્યારબાદ 16वां प्रश्न है, सामूहिक वांचन किसे कहते हैं? उत्तर, जब दो या दो से अधिक छात्र मिलकर एक साथ किसी पाठ का वांचन करते हैं तो उसे सामूहिक वांचन कहा जाता है। मौन वांचन के हिंदी किन्हीं दो प्रकार के नाम लिखिए। मौन वांचन के मुख्य प्रकार द्रुत वांचन और विहंगम दृष्टि है और तीजो प्रकार से सिंहावलोकन, ये पण से याद रखिए। 18वां, देखो और कहो विधि में शब्द को पहचानने का आधार क्या है? तो इस विधि में बालक चित्र की सहायता से शब्द को पहचानता है और उसका उच्चारण करना सीखता है। 19वां, भाषा शिक्षण के दो मुख्य पहलू कौन से हैं? भाषा शिक्षण के दो पहलू बोधात्मक और क्रियात्मक है। ત્યારબાદ 20वां प्रश्न की चर्चा करिए આપણે। भाषा सीखने का सरल और प्रारंभिक तरीका क्या है? तो भाषा सीखने का सरल और प्रारंभिक तरीका है जो यहाँ बताया गया है। तो किसी भी भाषा को सीखने का सबसे सरल और पहला तरीका उसे सुनना यानी कि श्रवण है। श्रवण कौशल्य का वास्तविक अर्थ क्या है? तो श्रवण कौशल्य का वास्तविक अर्थ सुनना नहीं बल्कि अर्थ ग्रहण के साथ है। ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે એ જોઈએ, मौखिक अभिव्यक्ति बोलचाल के दो स्वरूप कौन से हैं? तो इसके दो स्वरूप है, बोलचाल का स्वरूप और लिखित स्वरूप। 23वां प्रश्न है, भाषा शिक्षण का प्रथम सोपान सीढ़ी किसे माना गया है? तो श्रवण को भाषा शिक्षण का प्रथम सोपान माना गया है। 24वां प्रश्न की चर्चा कर ली, भाषा ज्ञान के चार प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं? तो भाषा ज्ञान के चार प्रमुख उद्देश्य सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना है। परोक्ष विधि किसे कहते हैं? खूब महत्वपूर्ण प्रश्न गणी शकाय। जिस विधि में नई भाषा सिखाने के लिए मातृभाषा का सहारा लिया जाता है और व्याकरण तथा अनुवाद पर अधिक बल दिया जाता है उसे परोक्ष विधि कहते हैं। 24वां प्रश्न, प्रत्यक्ष विधि की मुख्य विशेषता क्या है? तो इस विधि में बालक को नई भाषा सीधे उसी भाषा के माध्यम से सिखाई जाती है और मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होता है। 27वां, डॉक्टर वेस्ट की विधि में भाषा शिक्षण का केंद्र क्या है? उत्तर, डॉक्टर वेस्ट की विधि में वांचन को भाषा शिक्षण का केंद्र माना गया है। 28वां, प्रत्यक्ष विधि में भाषा की इकाई क्या मानी गई है? तो प्रत्यक्ष विधि में भाषा की इकाई वाक्य को माना गया है। 29वां प्रश्न, ग्रहात्मक उद्देश्य के क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि विद्यार्थी बोली हुई या लिखी हुई भाषा को सरलतापूर्वक समझाने की क्षमता प्राप्त करे। 30वां, अभिव्यंजनात्मक उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है, इसका तात्पर्य विद्यार्थियों में अपने विचारों को शुद्ध और स्पष्ट रूप से बोलकर या लिखकर प्रकट करने की क्षमता विकसित करना है। 31वां है, सृजनात्मक उद्देश्य का संबंध किससे है? सृजनात्मक उद्देश्य का संबंध विद्यार्थियों में मौलिक अनुभूतियों और कल्पना को हिंदी में व्यक्त करने की योग्यता से है। ત્યારબાદ 32वां प्रश्न की चर्चा करिए, गहन विधि में किस पर अधिक बल दिया जाता है? तो इसका उत्तर है, इसमें पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु का गहराई से अभ्यास करने और सूक्ष्म अध्ययन पर बल दिया जाता है। 33वां है, व्याख्यान विधि का एक मुख्य दोष क्या है? तो इस विधि में छात्र निष्क्रिय श्रोता बन जाते हैं और उनके कथन तथा लेखन कौशल्य के विकास का अवसर नहीं मिलता। 34वां है, आचार्य पाणिनि के अनुसार भाषा की परिभाषा क्या है? उत्तर है, पाणिनि के अनुसार व्यक्तवाची समुच्चारणी अर्थात अच्छी तरह से उच्चरित व्यक्त वाणी ही भाषा है। क्या भाषा एक पैतृक संपत्ति है? नहीं, भाषा एक अर्जित संपत्ति है जिसे मनुष्य समाज में रहकर सीखता है। यह पैतृक संपत्ति नहीं है।
36 भाषा सीखने का स्वाभाविक क्रम क्या है? उत्तर, भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक और स्वाभाविक क्रम श्रवण, भाषण, वाचन और लेखन LSRW है। बोली किसे कहते हैं? उत्तर, किसी एक निश्चित भूभाग या प्रांत में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है। 38 भाषा की संरचना का मुख्य आधार क्या है? तो भाषा की संरचना के मुख्य 4 अंग ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य है। लर्निंग इज स्पीच नॉट राइट, यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह लेखन बनाम भाषण श्रवण सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ है भाषा मूलतः बोलने की चीज है, लिखने की नहीं। 40वां प्रश्न है, भाषा विकास की दिशा क्या होती है? तो भाषा हमेशा कठिनता से सरलता की ओर गति करती है। उपबोली से क्या अभिप्राय है? तो किसी एक बोली के भीतर स्थानीय भेदों के कारण जो छोटे छोटे रूप प्रचलित होते हैं उसे उपबोली कहते हैं। भाषा अर्जन का मुख्य आधार क्या है? भाषा अर्जन का मुख्य आधार अनुकरण है। 43वां प्रश्न, मातृभाषा L1 शिक्षण में किसका स्थान अनिवार्य होता है? तो मातृभाषा शिक्षण में भाषा ध्वनि और वाक्य रचना के श्रवण अभ्यास का स्थान अनिवार्य है। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों आ विडियो द्वारा આપણે 1 માર્કમાં પૂછાઈ શકે તેવા લઘુ ઉત્તરોની ચર્ચા છે કરેલી છે। જે 43 જેટલા પ્રશ્નો છે આ રીતના છે। તમે જે આપણી પદ્ધતિની જે PDF તમને આપેલી છે એમાંથી અમે નાના પ્રશ્નો બનાવેલા છે। તો તમને પૂછાય તો તમે મોટા પ્રશ્નમાંથી નાના કરી શકો, પણ નાનામાંથી મોટા ન થઈ શકે એટલે આપણે એમાં મોટા પ્રશ્નો આપેલા છે એટલે PDF છે તમને ખૂબ ઉપયોગી થશે। એમાંથી જ આ પ્રશ્ન છે બનાવીને મૂકેલા છે। જો વિડીયો સારો લાગે તો કોમેન્ટ કરજો, લાઇક શેર કરજો અને ચેનલમાં નવા હો તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી આવા વિડીયો છે તમારા સુધી મળતા રહે। હવે મળીશું આપણે જે 2 માર્કમાં પૂછાઈ શકે તેવા પ્રશ્નોની ચર્ચા સાથે।